नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। जब किसी ने कह दिया कि अरे साहब इसमें आराम से पैसे लगाइए, यहाँ पे आपको 10 से 12% का रिटर्न तो जरूर मिल जाएगा, तो आप बिना कुछ सोचे समझे बड़े खुश होकर उस प्रोडक्ट में पैसे डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको वाकई 10 से 12 या 15% का रिटर्न मिलता भी है या फिर नहीं? अगर सही ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न काफी कम है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो आपके निवेश पर रिटर्न खा जाते हैं, आज उसी पर हम करेंगे चर्चा। और इसमें हमारा साथ देंगे वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत, स्वागत है शो में आपका। हेमंत, हम जब भी निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है रिटर्न, सभी के दिमाग में आता है, लेकिन वो एक्चुअल रिटर्न नहीं होता है। तो ये रियल रिटर्न आखिर होता क्या है और कैसे अलग होता है जो हमें बताया जाता है रिटर्न उससे? देखिए स्वाति, जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे दो तरह के रिटर्न है। एक होता है ग्रॉस रिटर्न, जैसे आपने एग्जांपल दिया 10 से 12%। अगर हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहाँ पे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में है या बॉन्ड में है, आपको मालूम है कितना इंटरेस्ट आपको वहाँ पे मिलने वाला है, 10% मिलेगा या 9% मिलेगा। तो जो भी आपको जो ट्रेडिशनल ऑप्शन में रिटर्न मिलता है उसको हम ग्रॉस रिटर्न बोलते हैं। अगर हम किसी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करें, जैसे म्यूचुअल फंड में बात करें, तो पॉइंट टू पॉइंट जो एनएवी का जो मूवमेंट है उससे पता चलता है कि हमको किस तरह का रिटर्न मिल रहा है, तो वो होता है ग्रॉस रिटर्न। उस रिटर्न को अगर हम 2-3 फैक्टर के सामने एडजस्ट करें तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। उसमें 3 फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला होता है कॉस्ट, दूसरा है टैक्स और तीसरा है इन्फ्लेशन। जैसे हम एग्जांपल लें, यहाँ पे किसी एफडी की हम बात करें, जैसे मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को 10% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है और उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, स्पेशली जहाँ पे गारंटेड रिटर्न मिलता है, वहाँ पे कुछ कॉस्ट फैक्टर नहीं रहता है। अगर हम ऐसे किसी इन्वेस्टर की बात करें, डिपॉजिटर की बात करें जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो, मान लीजिए 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, 10% में से 3% उनको 30% जो है उसका वो टैक्स में चला गया, जी। तो आपकी रिटर्न घट के हो गई 7%। फिर अगर हम एक एवरेज लेके चले, लॉन्ग टर्म एवरेज इन्फ्लेशन की, हालांकि पिछले कुछ समय में इन्फ्लेशन काफी हाई रहा है, इट्स ऑलमोस्ट डबल डिजिट में था। अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज लेके चले, 6% में अगर हम एवरेज पकड़े, ठीक है, तो 7 में से 6% वहां पे निकल गया, तो आपके हाथ में कितना रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो 1%। यानी जो आपकी ग्रॉस रिटर्न है उसमें से आपने कॉस्ट देखा, अगर कॉस्ट वहां पे है तो इनकम टैक्स देखा, तो स्पेशली जो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इन्फ्लेशन, इसीलिए इन्फ्लेशन को बोला जाता है कि साइलेंट किलर है। आपको पता नहीं, जो बताया अभी 1% रिटर्न, वहां भी अगर आप कॉस्ट को अगर हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि 10% का रिटर्न है, 1% अगर मान लीजिए कॉस्ट, हम ये अज्यूम करके चलिए कॉस्ट को आप सीधे फंड वैल्यू पे निकलवा रहे हैं या फिर कभी भी ले रहे हैं, वो 1% आ रहा है, 6% हम लेके चल रहे हैं आपका इन्फ्लेशन, और साथ ही आपका अब आ गया एक और कॉस्ट जो जुड़ रहा है वहां पर टैक्स। इसके अलावा जब ये सब खत्म हो गया तो बचा कितना? सिर्फ इनफैक्ट 1% से भी कम आएगा वो। हेमंत, वो सच्चाई है स्वाति, लेकिन फैक्ट ये है कि हम ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ ग्रॉस रिटर्न को देखते हैं। ग्रॉस रिटर्न आपने देखा, उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया। इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर बहुत कम इन्वेस्टर ध्यान देते हैं। सबको लगता है कि चलिए इतना रिटर्न हमको मिल गया, टैक्स देना तो दे देंगे। जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा, हमारा दुखड़ा ही रहता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर चली गई, आलू प्याज के दाम ऊपर चले गए। इन्वेस्टमेंट तक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत कम इन्वेस्टर्स लेके जाते हैं, यानी उसका जो एक्चुअल सही मायने में जो इम्पैक्ट हमारे रिटर्न पे आता है वो हम नहीं देखते। इसीलिए बहुत जरूरी है हर इन्वेस्टर को कि वो अपनी रियल रेट ऑफ रिटर्न देखें, उसके हिसाब से ये तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और फिर डिसाइड करें कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए और किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखें। सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपका रिटर्न खा रहा है वो मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन है। 6% या फिर ये बढ़ेगा ही, ये कम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कम होगा। हम अगर ऑन एन एवरेज या फिर एक सेफर साइड में 6% या 7% लेके चलते हैं तो हम नॉर्मली ये अज्यूम नहीं करते या फिर हम कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं कि हमें 10 साल के बाद या 15 साल के बाद इतने पैसे चाहिए, तो इस पे इन्फ्लेशन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, हम कभी भी इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। करते भी तो बहुत अनरियलिस्टिक तरीके से। हमें लगता है 50 लाख तो सफिशिएंट है, 20 लाख सफिशिएंट है। तो कितना जरूरी है इसे कैलकुलेट करना, और फिर अगर इसे कैलकुलेट किया जाए उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कैसे बदलाव की जाए? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जो चीज हम आज 1000 पे खरीद सकते हैं, अगर हम 6% इन्फ्लेशन लें तो उसकी कॉस्ट अगले साल के बाद 1060 हो गई। तो जो भी आपने रिटर्न बढ़ा उसके सामने वो चीज जो आप खरीदने वाले थे, आप रिटर्न या इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? आप
कुछ चीजों की यूटिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, उसके सामने आपको ऐसा रिटर्न मिलना चाहिए जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर वहां पे आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो जैसा आपने पहले बात की कि जो टैक्स ने कुछ ले लिया आपका रिटर्न, कुछ इन्फ्लेशन ने आपका रिटर्न ले लिया, तो बहुत जरूरी है अगर हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, जैसे कोई रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं 20 से 25 साल के लिए, या बच्चों के एजुकेशन के लिए हम बात करें 10 से 15 साल, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इन्फ्लेशन को कंसीडर ना करें तो बहुत मुमकिन है कि आप जब उस समय पहुंचेंगे तो जितना आपको पैसा चाहिए उससे काफी कम पैसा आपके पास होगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपए की अगर यहाँ पे आज जरूरत है और 30 साल के लिए कोई रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, 6% का अगर हम इन्फ्लेशन मांग के चले तो आपकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली 5,75,000 है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए से प्लान किया तो आपका जो शॉर्टफॉल है वो 4,75,000 है। ऐसे अगर किसी ने मान लीजिए किसी चाइल्ड एजुकेशन के लिए किया, 15 लाख उनको रिक्वायरमेंट है और उन्होंने उसमें इन्फ्लेशन नहीं लिया है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने इन्फ्लेशन नहीं लिया 15 लाख, 15 साल का अगर हम टाइम होराइजन पकड़ के चलें, आपकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट 6% के हिसाब से 38 लाख है। तो जब भी आप प्लान करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, हमेशा ध्यान रखिए इन्फ्लेशन को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाइए, उसको कंसीडर कीजिए, उसके बाद ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो बनाइए ताकि आपको जितना पैसा चाहिए अपने उतने समय के बाद उतना आपको मिल सके। और ये नॉर्मली जब आप कोई निवेश करते हैं, आपको रिटर्न बताया जाता है, तो कभी भी कोई एडवाइजर या एजेंट ये आपको बताते नहीं है कि आपका एक्चुअल रिटर्न इतना है, इसमें इन्फ्लेशन इतना आपके इसको कैलकुलेट किया जाए। इसको एक निवेशक को अपनी तरफ से ही ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। ऐसे एडवाइजर भी हैं जो आपको सही तरीके से बताएंगे भी, और साथ ही प्रॉब्लम क्या है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोचते हैं कि हमको एक एडवाइजर मिला है, वो हमको एडवाइस कर रहा है तो हमारा रोल वहां पे खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। आपको एक फाइनेंशियल विजर्ड होने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक कॉमन सेंस है कि आप अपने आप को थोड़ा अवेयर रखें कि क्या क्या चीजें आपके इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट करती हैं। तो इन्फ्लेशन उसमें से एक है, जैसे हमने बात की, उसमें से इनकम टैक्स हो गए। ये एस्पेक्ट्स को आप डेफिनेटली ध्यान में रखिए, और अगर आपके एडवाइजर आपको नहीं बताते हैं तो डेफिनेटली आपको इस तरह के सवाल उनसे पूछने हैं कि इन्फ्लेशन या जो दूसरी कॉस्ट है उनको मैं किस तरह से हैंडल करूं। ऑलराइट, तो आप जब भी निवेश करते हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिटर्न बताया जाता है सिर्फ उस पर मत जाइए, थोड़ा खुद से कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको कहा गया कि 10% का आपको रिटर्न मिलने वाला है तो थोड़ा सोचिए कि आप कितना कॉस्ट पे कर रहे हैं उसमें, जो आप निवेश कर रहे हैं उस पर। मान लीजिए 1%, 1.5% है तो आपके पास करीब 8, 8.5, 9% वहां पर बचता है रिटर्न। टैक्स चेक कीजिए, पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना आएगा। आप अगर हायर टैक्स ब्रैकेट में है, 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपका रिटर्न और कम हो गया, करीब 6.25% के आसपास या 6.5% के आसपास। सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई, उससे अगर आपने कैलकुलेट किया हुआ है, हम मान के चले 6-7% रहेगी, तो आपके पास इनफैक्ट 1% से भी कम का एक्चुअल रिटर्न आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपने कितना निवेश किया हुआ है, रिटर्न कितना मिल आपको बताया जा रहा है और आपको एक्चुअली रिटर्न कितना मिल रहा है। अभी हमने बात करी है सिर्फ इन्फ्लेशन की। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो बाकी के 2 फैक्टर हैं, कॉस्ट भी है प्लस टैक्स, ये दोनों कैसे आपके रिटर्न को कम कर देते हैं और उसके हिसाब से आपको अपनी निवेश की स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करना चाहिए। आप बने रहिए योर मनी के साथ। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से योर मनी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके निवेश के रिटर्न को कौन कम कर रहा है। ब्रेक के पहले हमने बात की कि कैसे अगर आप महंगाई दर को फैक्टर इन करके रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो आपका एक्चुअल रिटर्न कितना कम हो जाता है। हमने ये तो बता दिया हेमंत कि ये कम हो जाता है या फिर आपको करना जरूरी है, लेकिन कैसे इस बढ़ती महंगाई को से निपटने के लिए अपनी हम स्ट्रैटेजी बदलें ताकि हमें रिटर्न जो है वो ठीक ठाक मिले और महंगाई दर से एटलीस्ट उसको फेस कर सके। आई थिंक स्वाति, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए 3 या 4 स्टेप्स किसी इन्वेस्टर को लेने हैं। सबसे पहले टैक्स एफिशिएंसी को जो है अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाए, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की 3 जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनमें से एक टैक्स एफिशिएंसी भी है। तो टैक्स एफिशिएंसी को अपना पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाए। दूसरा, ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें जहां पे आप इन्फ्लेशन बीट कर सकें, यानी उनमें वो पोटेंशियल हो कि वो लॉन्ग टर्म में स्पेशली वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जैसे इक्विटीज। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप इक्विटी को देखें ताकि आप उसको इन्फ्लेशन को बीट कर सकें।
दूसरा रियल एस्टेट एक ऑप्शन हो सकती है लॉन्ग टर्म में, बट रियल एस्टेट के ऑफकोर्स अपने पिटफॉल्स हैं, हर इन्वेस्टर उसमें नहीं कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो इक्विटी है, डेफिनेटली वहां पे आप उसको देखिए। गोल्ड को जैसे हमेशा माना जाता है कि गोल्ड एक जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। अगर हम देख के चले प्लानिंग करने के समय, तो आई थिंक इन्फ्लेशन को काफी हद तक हम टैकल कर सकते हैं। अगर हम दूसरे हेडर पे जाते हैं, वो है टैक्स, जो आपके रिटर्न को कम करता है अगर आप कैलकुलेट नहीं करके चल रहे हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हेमंत जहां पर हमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है फिलहाल? देखिए बिल्कुल सही है, जैसे टैक्स की हमने बात की, उसका भी काफी बड़ा इम्पैक्ट आपकी पोस्ट रिटर्न पे जो आता है, जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है। हाँ। तो डेफिनेटली किसी भी इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि अपनी पोस्ट टैक्स रिटर्न को बढ़ाएं, बहुत जरूरी है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखें जहां पे रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स को अगर हम ट्रेडिशनल ऑप्शन से कंपेयर करें, जैसे पहले हमने एग्जांपल लिया एक फिक्स डिपॉजिट का, और उन इन्वेस्टर के लिए जो एक हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, तो जहां हमने कहा कि वहां पे आपको 3% आपको टैक्स देना है, 6% आपका इन्फ्लेशन हो गया, कॉस्ट वहां पे थी नहीं, तो आपका 1% जो है रियल रेट ऑफ रिटर्न बना है यहाँ पे। वही अगर आप पैसा किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाएं म्यूचुअल फंड के, जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान में, मान के चले 1 मिनट के लिए कि उसको वही रिटर्न वहां से इन्वेस्टर को मिलता है, तो यहाँ पे जो टैक्स एफिशिएंसी है वो आपकी रिटर्न काफी बेटर कर देगा। किस तरह से कि अगर 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं मान लीजिए, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। जस्ट फॉर डिस्कशन से हम 6% वही से यहाँ पे मान के चल रहे हैं, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट जो हो गई वो 1,06,000 हो गई, यानी जो आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो 4,000 है। इस पे आपको करीब 20.60% के हिसाब से टैक्स देना है, जो करीब 824 रुपया बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न है 9.17 है, उसमें से आप इन्फ्लेशन को निकाल दीजिए 6%, तो जो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो 3.17 है, विच इज 3 times ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इन बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो आई थिंक जब हम टैक्स एफिशिएंसी या टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे और जो अमाउंट हमारे हाथ में आएगा, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है पैसे की, उस पे काफी फर्क पड़ता है। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर टर्म अपने टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट कीजिए और सही ऑप्शन लीजिए। अगर हम म्यूचुअल फंड की फिर से बात करें, मान लीजिए कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं लेंगे, मान लीजिए आप 1 साल से कम का पैसा लगा रहे हैं, किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया आपने, डेट फंड में लगा दिया जो वॉलेटाइल है, एक तो आपका कैपिटल रिस्क हो गया, दूसरा अगर आपने 1 साल से पैसा निकाला और आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया, तो आपको जो आपका नॉमिनल रेट ऑफ टैक्स है 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप ये मान के चलें, आपको क्लियरिटी से इन्वेस्ट करें कि आपको 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो सही आपके लिए ऑप्शन क्या है? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड। वहां पे आप डेली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट लीजिए, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वहां पे 13.52% है, एज अगेंस्ट 30% व्हाट यू आर पेइंग। तो अगर आपने सही ऑप्शन लिया, तो भी आपके रिटर्न जो है काफी हद तक सही हो सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट हम बात करते हैं, जैसे यूलिप की या पीपीएफ की या फिर कोई और नॉर्मल इक्विटी फंड्स की, हम हमेशा बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो क्या एक्चुअली में अगर हम बहुत लंबे वक्त के लिए रखेंगे, यूलिप में भी फॉर दैट मैटर, या फिर पीपीएफ में भी, तो क्या लगता है कि वहां पर हमें जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आ रहा है वो बेटर आ रहा है, वहां पे हमें ज्यादा फायदा होता है? आई थिंक बहुत अच्छा, आपने अच्छी बात की। यहाँ पे जब भी हम यूलिप की बात करते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स बोलते हैं 3 साल मैंने कंप्लीट कर लिया, क्या मैं इसमें से निकल जाऊं? देखिए यहाँ पे जो हैज़ार्ड डिसीजन जो हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, उससे भी हमारी टैक्स इंसिडेंट बढ़ता है। उसका कारण क्या है? आपने थोड़ा सा मार्केट में मूव ऊपर नीचे हुआ, आपने सोचा चलिए पोर्टफोलियो को बदल के डेट में आ गए, तो जो अच्छा खासा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनने वाला था उसको आपने शॉर्ट टर्म में तब्दील कर दिया, यानी आप 15% वहां पे टैक्स दे देंगे और फिर आप डेट में आएंगे, उसके बाद फिर आप इक्विटी में आएंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो बेनिफिट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये तीसरा एस्पेक्ट ये है टैक्स एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए एक क्लियर प्लानिंग के साथ। जो भी हम डिसीजन लेते हैं पैनिक में या मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, अगर हम वो ना लें, या यूलिप में भी अगर हम जैसे आप बात कर रहे थे, कम से कम 10 साल के होराइजन के लिए आप जाइए, तब आपको यूलिप का फायदा है, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज्यादा है वहां से। तो आई थिंक क्लियर टाइम होराइजन,
क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपके जो पोस्ट टैक्स रिटर्न। अभी कुछ दिनों पहले टैक्स फ्री बॉन्ड्स अभी बाजार में हैं और ऐसे भी बॉन्ड्स आए थे जहां पर आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है। तो उन दोनों में अगर हमें कंपेयर करना हो तो आप क्या सलाह देंगे? किस तरह के बॉन्ड्स में पैसे लगाना ज्यादा समझदारी का काम है? देखिए, जैसे हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जब हाई इन्फ्लेशन होता है उसमें काफी अट्रैक्टिव डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मिलती हैं। उनमें से एक एग्जांपल थे टैक्स फ्री बॉन्ड। जैसे हमने देखे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या NHAI के जो बॉन्ड्स थे, 8.3, 8.2, 10 से 15% आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो प्री टैक्स रिटर्न आपका 12% हो गया। कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट आप देख लीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या कोई भी ट्रेडिशनल ऑप्शंस हो, इतनी अच्छी रिटर्न इतने लंबे समय के लिए, क्योंकि आपको जैसा हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्ट रिलेशनशिप है बॉन्ड प्राइसेस से, वो टैकल करना पड़ता है, बहुत सारी अलग चीजें देखनी पड़ती हैं आपको। ये जो ऑप्शंस हैं काफी अच्छी ऑप्शंस हैं और ये तकरीबन तभी आती है जब इंटरेस्ट रेट जो है हाई है, तभी आपको उसका फायदा होगा। ऐसी ऑप्शंस मुझे लगता है हमेशा हर इन्वेस्टर को देखनी चाहिए। बट मेरा ये फिर से मानना है कि जो डेट एलोकेशन है वही ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाइए। इक्विटी का 15 साल का पैसा आप 15 साल वाले बॉन्ड में मत लगाइए, क्योंकि मुझे लगता है इक्विटी में वहां डेफिनेटली पोटेंशियल आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। चर्चा हम जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आप बने रहिए योर मनी के साथ। स्वागत है आप सबका फिर से योर मनी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके निवेश के रिटर्न को कौन कम कर रहा है और कैसे आप निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को एक्चुअली में बढ़ा सकते हैं। हेमंत हमारे साथ बने हुए। हेमंत, हमने बात कर ली आपके टैक्स की, हमने बात कर ली इन्फ्लेशन की। एक जो फैक्टर होता है वो होता है कॉस्ट, जिसको हम कभी भी ना पूछते हैं ना हम कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और कितना हम पे करते हैं नॉर्मली जब भी हम कोई निवेश करते हैं तब? देखिए, कॉस्ट जैसा हमने पहले बात की, एक उन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से है डेफिनेटली। तो आई थिंक हर इन्वेस्टर को जब भी इन्वेस्ट करें देखें कि किस तरह की कॉस्ट उनको वहां पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपको जो रिटर्न जो मिलेगा अल्टीमेटली आपके हाथ में, उसमें डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो। अगर हम ट्रेडिशनल ऑप्शंस की यहाँ पे बात करें तो जहां स्पेशली जो रिटर्न जहां पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं वहां पे कॉस्ट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए FD में इन्वेस्ट करते हैं, आपको बोला कि 9 या 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें कोई आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। या अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता है कि आपको 8% या 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां पे आपको कॉस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है। कॉस्ट का इम्पैक्ट होता है स्पेसिफिकली जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें। जैसे हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स में जैसे डेट फंड है और इक्विटी फंड है, सेबी ने रेगुलेशंस में क्लियरली लिखा है कि इन प्रोडक्ट्स में आप कितना पैसा इन्वेस्टर्स को चार्ज कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी इक्विटी फंड की बात करें तो जो फर्स्ट 100 करोड़ है उसमें फंड जो है वो चार्ज करते हैं 2.5, अगले 300 करोड़ जो है उसमें वो चार्ज करते हैं 2.25, अगले 300 करोड़ उसके बाद जो है उसमें 2, और जो बाकी जो AUM है उसमें वो चार्ज करते हैं 1.75। तो बहुत क्लियर गाइडलाइंस या रेगुलेशंस में किस तरह की कॉस्ट होनी चाहिए, और ये काफी ट्रांसपेरेंट भी है। इसलिए वो बहुत जरूरी है उसको देखना, क्योंकि हम जैसे हम बात करते हैं NAV मूवमेंट के पॉइंट से पॉइंट में, एक अच्छी बात यह है कि जो आप रिटर्न देखते हो NAV जब कैलकुलेट होती है उसमें ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन रहते हैं। अच्छा। तो जब आप NAV देखते हैं, NAV में मूवमेंट देखते हैं, तो उसमें आपको अपने रिटर्न को कॉस्ट के लिए एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट उसके अंदर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है किस कॉम्बिनेशन का आप प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आप को इन्वेस्टमेंट करनी है और इंश्योरेंस लेनी है, अगर आप उन दोनों को अलग रखेंगे तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि यूलिप जैसा प्रोडक्ट जो है, एक तो आपको जितना इंश्योरेंस चाहिए वो नहीं देगा, दूसरा वो कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं है, कॉस्ट ज्यादा है। अगर आप उसको उसके सामने जैसे हम बात करते हैं आप टर्म प्लान लें, वो काफी सस्ता है, और म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस जो है कंपैरेटिवली कम है। तो अगर इस तरह से आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जहां पे आप कॉस्ट को ड्यू इंपॉर्टेंस देके सही तरीके से अगर अपनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने, तो डेफिनेटली आपके ऊपर जो रिटर्न है उसके ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। कॉस्ट क्या सिर्फ एक ही तरीके से हर प्रोडक्ट में वसूले जाते हैं जो भी मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, या फिर उनका तरीका अलग अलग भी हो सकता है? नहीं, देखिए अलग हो सकता है, कहीं तो फैक्टर इन होते हैं हमेशा ही, वो कभी भी अलग से उन्हें कैलकुलेट कर, कभी आपकी इन्वेस्टमेंट में से निकाल सकते हैं या आपकी जो वैल्यू है उसमें से चार्ज कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो जाएगा आपके पॉकेट से। जो भी आप रिटर्न देखेंगे, NAV जो आती है नेट एसेट वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें जो है वो कॉस्ट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो उसके लिए आपको दोबारा से उसको एडजस्ट करने की
और लेकिन जो इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं, टर्म प्लान को छोड़ दीजिए, उसके अलावा उसमें कॉस्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है? कॉस्ट उसमें है, डेफिनेटली है कॉस्ट, बट जैसा मैंने कहा वहां पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, तो आप एक्चुअली कॉस्ट को नहीं देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वो रिटर्न को देख के इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा। इसीलिए जैसा मैंने कहा, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, वहां पे कॉस्ट की उतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है वहां पे डेफिनेटली आपको उस चीज को ध्यान रखना है ताकि आप जान सके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें जो कॉस्ट ट्रांसपेरेंट हो, जहां पे कॉस्ट आपको क्लियरली बताई जाए। जैसे हमने बात की, यूलिप में भी आपको पता है कि कितनी कॉस्ट आप दे रहे हैं, तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो कॉस्ट को समझ के लें। म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मालूम है कितना आप कॉस्ट दे रहे हो, चाहे वो डेट फंड है या इक्विटी फंड है या हाइब्रिड फंड्स है। हर एक की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है रेगुलेशंस में, और फंड जो है आपको उस हिसाब से चार्ज करते हैं। ऑलराइट। तो आज हमने यही जाना कि आपको जब रिटर्न बताए जाते हैं कि 10 से 12 या 15% रिटर्न दिए जाएंगे, तो आपको खुद से एक बार कैलकुलेट करना है कि इसमें आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना कॉस्ट आपको पड़ रहा है, उस प्रोडक्ट में निवेश करने का जो खर्चा है वो आप कितना पे कर रहे हैं, साथ ही आपने उस रिटर्न में खुद से इन्फ्लेशन को आपने फैक्टर इन किया है कि नहीं। आप इन तीनों को अगर चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो एक्चुअल रिटर्न है, जो रियल रिटर्न है, वो कितना आ रहा है। उसे ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से फिर लक्ष्य बनाइए और निवेश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, आज इन सब चर्चा में हम अपने सारे इंसाइट्स हमारे सभी दर्शकों के साथ बांटने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।